हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। और दोस्तों, आज की क्लास में इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज वाला पूरा चैप्टर खत्म करेंगे वन शॉट में। और जैसा कि आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके 100 नंबर का 100 एमसीक्यू वाला पेपर होने वाला है। उसमें से यार 60 नंबर का आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का मैटर आएगा और 40 नंबर का आपका बीसीके का मटेरियल आएगा। अब आईसीआई के सिलेबस के हिसाब से बिजनेस इकोनॉमिक्स में टोटल मिला के 5 चैप्टर्स गिवन है, फिर बीसीके में टोटल मिला के 6 चैप्टर गिवन है। तो बीसीके का पहला चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ये आज की क्लास में कर रहे हैं। तो इसको मैं शॉर्ट में ऐसे भी लिख देता हूं, बीसीके 1 हो रहा है आज की क्लास में। ठीक है जी, वन शॉर्ट चैप्टर है। तो लास्ट में कुछ स्टडी मटेरियल, आईसीआई के स्टडी मटेरियल से कुछ एमसीक्यूज भी आपको करा दूंगा। तो आपको कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी हो दोस्तों तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, ये आपका हक है, आपका राइट है। ओके रिपोर्ट। तो यहां पर एक सीए के लिए ना कॉमर्स को और बिजनेस को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए ये चैप्टर भी पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर की शुरुआत ही हम कुछ ऐसे करने वाले हैं कि ये कॉमर्स क्या होता है, फिर ये बिजनेस क्या होता है। भाई डिटेल में बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड से निकल के आई है ये चीजें, और आज का नया सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट बहुत पुराना है। आप यहां पर बात करेंगे ट्रेड की, ट्रेड वर्ड से ही पूरा चैप्टर शुरू हुआ है। आप ये मत सोचना कि सर बिल्कुल हमें 1 2 3 एबीसीडी वाले सीक्वेंस में कराओ, मैं आपको उस सीक्वेंस में करा रहा हूं जिस सीक्वेंस में बातें आपके दिमाग में घुसेगी, बस ये ध्यान रखना। तो ट्रेड से शुरुआत करेंगे। ट्रेड का मतलब होता है खरीदना और बेचना, मतलब ओनली सेल परचेज। अब सेल परचेज के लिए भी बहुत सारी एक्स्ट्रा सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। मान लो आपने सामान बनाया, कोई भी चीज आपने बनाई, आप रहते हो कश्मीर में, तो यार कन्याकुमारी तक वो सामान कैसे पहुंचाओगे? अगर कन्याकुमारी में आपका ग्राहक बैठा है, वो खरीदना चाहता है, तो कैसे पहुंचाओगे? आप बना के या तो उसको कुरियर के थ्रू भेजोगे या ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कन्याकुमारी में अपने होलसेलर या एजेंट्स को भेजोगे जो कन्याकुमारी में सामान बेचते होंगे। यानी एक प्लेस पर सामान बनता है तो वो अलग अलग प्लेसेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप कोई भी सामान खरीद रहे हो या इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपके घर में नहीं बना है, कहीं ना कहीं से तो आया ही है। तो ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी सर्विस होती है जो सामान को खरीदने और बेचने के लिए जरूरी होती है। अब सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं, उसके अलावा बैंकिंग भी है, इंश्योरेंस भी है, एडवर्टीजमेंट भी है, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो खरीदने और बेचने यानी ट्रेड के लिए बहुत जरूरी होती है। तो यहां पर इंट्रोडक्शन जो चैप्टर का है यहीं से स्टार्ट है। पहले पे लिखूं सेल परचेज का मतलब क्या होता है, आप इसको बाइंग एंड सेलिंग बोल सकते हो। जब जब सेल परचेज बोल रहा हूं तो दोस्तों इसको मैं बोलूंगा ट्रेडिंग, सिंपल ट्रेड बोल लो। कोई पूछे आपसे कि ट्रेड क्या होता है, तो सामान का खरीदना और बेचना, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब पूरा नहीं लिख रहा, इतने से काम चल जाएगा क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट का रट्टा नहीं लगाना है। क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू की फॉर्म में, तो क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा, दिमाग की बत्ती जलेगी और आंसर टिक ऐसे। फिर सेल परचेज के लिए कुछ हेल्पिंग सर्विसेज चाहिए। अब हेल्पिंग सर्विसेज जब मैं यहां वर्ड लिख ही देता हूं हेल्पिंग सर्विसेज, तो बिजनेस की लैंग्वेज में यार इसको बोलते हैं ऑक्सिलियरीज, ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। कोई भी सामान बेचने के लिए कुछ हेल्पिंग सर्विसेज ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड चाहिए होती है, जिसके एग्जांपल आप लिख सकते हो। जी हां, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, बैंकिंग की जरूरत पड़ती है, इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है उस्ताद, है ना, दैट्स इट, एटसेट्रा लिख दो। मतलब बहुत सारी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। ओके रिपोर्टर। तो ट्रेड प्लस ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड, इन दोनों वर्ड को मिला के वर्ड बनता है कॉमर्स। कॉमर्स का कोई मतलब पूछे तो कॉमर्स का मतलब खरीदना और बेचना, और खरीदने और बेचने में जो सर्विसेज आती हैं वो सब, यानी कुल मिला के सेल परचेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में जो जो सर्विसेज आती है वो सब कॉमर्स है। फिर चलो जी, यहां एक नया फॉर्मूला अलग रंग से बनाते हैं, इधर लिखेंगे कॉमर्स, जो कि चैप्टर की शुरुआत हो रही है ना। कॉमर्स का मतलब हो गया ट्रेड यानी सेल परचेज प्लस ये ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड, ऑक्सी शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड, इन दोनों को प्लस कर दो। ठीक है जी, बीच में डाल दी लाइन। अब यहां पर आपके लिए नया वर्ड इंडस्ट्री क्या होता है, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। यार इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री का मतलब होता है गुड्स का प्रोडक्शन करना, फैक्ट्री है ये। इंडस्ट्रियल एरिया कहीं देखा है ना, वहां फैक्ट्रियां लगी होंगी। तो जहां पर भी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही होगी, उस जगह को, उस एरिया को आप इंडस्ट्री बोल सकते हो प्यार से। प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है, यहां पर सामान बनाया जाता है,
ठीक है जी। अब बात आती है बिजनेस क्या होता है। कॉमर्स तो पढ़ लिया, कॉमर्स की नॉलेज, कमर्शियल नॉलेज। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है जिसके अंदर सामान को प्रोड्यूस भी किया जाता है और खरीदा बेचा भी जाता है। तो कॉमर्स और इंडस्ट्रीज का टोटल बिजनेस है। तो यहां पर कैसे लिखे, नॉलेज देखो वर्ड बाय वर्ड हो रही है। बिजनेस का फॉर्मूला ही बना दिया, इक्वेशन के हिसाब से समझ रहे हैं जी। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस होता है कॉमर्स प्लस इंडस्ट्री। इस बात को ध्यान रखना। तो बिजनेस अपने आप में एक वाइडर टर्म है। सामने से भी हट जाता हूं भाई, ये काम की चीज है आपके जो लिखा है ना, बिजनेस इज इक्वल टू कॉमर्स प्लस इंडस्ट्री। इस चीज को कैच करते हुए चलना। जैसे कि चैप्टर का नाम भी है बिजनेस। अब कुछ लोग बोलते हैं बिजनेस का मतलब बिजीनेस। अरे वैसे वर्ड का मतलब नहीं निकालना, इन डिटेल इन डेप्थ जानना है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वहां पर कहानी करनी है। मतलब मैंने बोल ही रखा है कि उस तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से नंबर आएंगे। इधर उधर की कहानी नहीं बताऊंगा, इधर उधर की कहानी नहीं बुझाऊंगा, सीधा टॉपिक और मुद्दे की बात करेंगे। क्योंकि नंबर लाने से मतलब है नंबर आने चाहिए उस्ताद, बस इससे बड़ी कहानी नहीं है दोस्तों। ठीक है जी। तो यार बिजनेस का मतलब समझ में आ गया। अब तुम्हें बताता हूं, चैप्टर का नाम बीसीके, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज है। तो हमारा मेन मुद्दा यह है, जैसे आपको जानना होगा तो मैं आपके बारे में जान लूंगा, फिर जानूंगा कि आपके फैमिली में कौन कौन रहता है। तो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज को जानना हो तो कॉमर्स और बिजनेस का मतलब जानने के बाद देखेंगे इनकी फैमिली में कौन कौन है। तो बीसी के फैमिली में कौन कौन रहता है, तो यहां फैमिली मेंबर्स को बोलोगे आप डोमेन। तो अगला हमारा टॉपिक है, हरे रंग से बताएंगे, हरा रंग ही चल रहा है कोई बात नहीं, डोमेन्स ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। बीसी के बेसिकली शॉर्ट में बोल दिया, यानी पूरे बिजनेस और कमर्शियल नॉलेज के अंदर कौन कौन सी टर्म इस्तेमाल होती है, या फिर बिजनेस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया होता है किस बेसिस पर। तो ये वो बेसिस है, डोमेन्स जिनको बोल रहा हूं मैं, या मान लो बीसीके के फैमिली मेंबर्स है। इसके हिसाब से आप बिजनेस को अलग अलग नजरों से देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? मैं डोमेन का नाम बोलूंगा, फिर उसकी यहां पर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, इलस्ट्रेटिव लिस्ट लिखी हुई है आपके पास। ठीक है। तो डोमेन का नाम पहले एक्टिविटीज लिखा हुआ है, यानी बिजनेस को एक्टिविटीज, गतिविधियों के तौर पर डिवाइड किया जा सकता है। कहते हैं कुल मिलाकर बिजनेस एक तो वो होता है जहां पर फैक्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होती है। एक बिजनेस ऐसा होता है जिसमें कोई फैक्ट्री नहीं लगा रखी, जैसे मोबाइल डीलर, वो यहां से मोबाइल खरीदता है, वहां मोबाइल बेच देता है, खुद तो नहीं बना रहा ना मोबाइल, उसकी फैक्ट्री नहीं है। तो जैसे मोबाइल डीलर होते हैं, एसी डीलर है, फ्रिज डीलर है, वॉशिंग मशीन डीलर है, ये लोग ट्रेडर्स होते हैं, ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते हैं। और जो लोग फैक्ट्री के अंदर खुद सामान बना रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज करते हैं दोस्तों। तो एक्टिविटीज के बेसिस पर एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होती है, एक ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है। ट्रेडिंग, अब तुम अमेरिका से सामान खरीद के किसी और को बेच दो तो वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग हो गई। अगर अपने देश में कहीं से खरीदा कहीं बेचा तो वो डोमेस्टिक ट्रेडिंग हो गई। तो ट्रेडिंग डोमेस्टिक भी होती है, फॉरेन लेवल पे भी होती है। और फिर कॉमर्स मैंने अभी आपको बताया ही था कि एड्स टू ट्रेड मतलब हेल्प टू ट्रेड, और इसको ही बोलते हैं ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड सर्विसेज। मतलब एक्टिविटीज के हिसाब से बिजनेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और कॉमर्स। ठीक है। वैसे ट्रेड सिंपली कॉमर्स का हिस्सा है, जवाब जान लो आप। स्केल, यहां पर स्केल लिखा है। स्केल का मतलब आप जानो लेवल होता है। कोई भी बिजनेस स्मॉल स्केल का हो सकता है, मीडियम स्केल का हो सकता है, लार्ज स्केल का हो सकता है। किस बात पे डिपेंड करता है? उनके ऑपरेशन के लेवल पे। तो स्केल ऑफ ऑपरेशन की बात होती है। ठीक है। तो यहां पर स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, और इनसे भी छोटा है एक माइक्रो है। अभी आपको एक बात बताऊं तो गवर्नमेंट ने मीडियम और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्ट भी बनाया हुआ है 2006 का। ये इन्हीं सभी बिजनेस से रिलेटेड है, इसके अंदर लार्ज नहीं आते। तो यह मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से किसी बिजनेस को डिसाइड किया जाता है, लेकिन वो चीज आपको अभी ध्यान नहीं देनी नहीं है। फिर ज्योग्राफिकल स्कोप, ज्योग्राफी का मतलब होता है लोकेशन। लोकेशन का स्कोप होता है बिजनेस को, अगर तुम इन नजरों से देखते हो कि एक लोकल है ना, एक स्टेट के अंदर बात हो रही है, एक कंट्री के लेवल पे बात हो रही है, या एक इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है। तो यहां पर 3 लेवल बोल रखे हैं। लोकल का मतलब आपका इलाका या स्टेट, नेशनल मतलब भारत के अंदर, मल्टीनेशनल मतलब इंडिया, और उसके साथ साथ और दूसरी कंट्रीज में भी बिजनेस चलना। जैसे कि बात करूं पेप्सी कंपनी की, तो पेप्सी अमेरिकन कंपनी है लेकिन वो बहुत सारी कंट्री में ट्रेड करती है, तो वो मल्टीनेशनल कंपनी है। कोई सामान जो दिल्ली में बनता है और सिर्फ दिल्ली में बिकता है वो दिल्ली का लोकल है, समझ रहे हो। कोई सामान जो इंडिया में ही बनता है और इंडिया में ही बिकता है वो नेशनल है, उसकी मार्केट नेशनल है। ठीक है ना।
ऑनरशिप के हिसाब से सरकारी कंपनी को स्टेट ओन्ड या पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत सारी फॉर्म्स है जो कि आज आपकी क्लास में पढ़ाई जाएगी। सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी भी है, ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस वगैरह सब पढ़ाया जाएगा आज की क्लास में। फिर मार्केट्स अगर आप देखो तो नेचुरल रिसोर्स अलग से है, इक्विपमेंट्स अलग से है, कमोडिटीज, कैपिटल, लेबर, प्रोडक्ट मार्केट, सबकी अपनी अपनी मार्केट होती है। इसके अलावा और बहुत सारी मार्केट होती है। स्टेक होल्डर्स एक वर्ड यहां पर आएगा। स्टेक होल्डर्स किसको बोलते हैं? जनरली लोगों को लगता है स्टेक होल्डर का मतलब होता है मालिक लोग, नहीं। स्टेक होल्डर का मतलब होता है वो लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं। आप में जो इंटरेस्ट रखते हैं वो आपके स्टेक होल्डर है। आप में इंटरेस्ट रखने वाले आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बंधु हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, जिनको आपकी ग्रोथ का इंटरेस्ट है। तो एक कंपनी में इंटरेस्ट रखने वाले कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं। वो कंपनी के ऑनर भी होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉइज भी होते हैं, कंपनी के कस्टमर भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट भी हो सकती है जो कंपनी में इंटरेस्ट रख रही है। तो स्टेक होल्डर्स की बात करें तो स्टेक होल्डर एंटरप्रेन्योर हो सकता है, प्रोमोटर जो कंपनी चलाते शुरुआत करते हैं, कस्टमर भी, इन्वेस्टर भी, बिजनेस ओनर्स भी, डायरेक्टर भी कंपनी के, शेयर होल्डर भी, मैनेजर, एम्प्लॉय, सप्लायर जो लॉ की रेगुलेशन कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स, सपोर्टर्स होते हैं कंपनी के। सोसाइटी भी एक स्टेक होल्डर होती है। कभी कभी सोसाइटी भी सोचती है कि हाँ ये बिजनेस बढ़िया है यार, एलआईसी कंपनी चलनी चाहिए, तो सोसाइटी सोच रही है ना एलआईसी के बारे में, ऐसा कुछ। फंक्शन के हिसाब से बिजनेस को डिवाइड किया जाता है। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ह्यूमन रिसोर्स, एडवर्टीजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बिजनेस के अंदर, तो उसके हिसाब से डिवाइड कर दिया। एक बिजनेस में यार एम्प्लॉइज को हायर करने का प्रोसेस ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट देखता है। पैसा कहां से लाना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है। सामान कैसे बेचना है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट देख रहा है। कितना प्राइस होना चाहिए सामान का, मार्केटिंग डिपार्टमेंट देख रहा है। सामान किस चैनल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट देख रहा है। सामान फैक्ट्री में कैसे बनेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देख रहा है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट देख रहे हैं, तो अलग अलग फंक्शंस के बेसिस पे बिजनेस को डिवाइड किया जाता है। फिर फोकस के हिसाब से कि केंद्र कहां है कंपनी का, फोकस क्या है, तो एंटरप्राइज वाइड, पर्टिकुलर बिजनेस लाइन और पर्टिकुलर फंक्शन के हिसाब से फोकस हो सकता है कि एक ही लाइन पे फोकस करना है या डाइवर्सिफाइड करना है उस चीज पर। तो बहुत सारे डोमेन है यहां पर जितने लिखे हैं, ये मत मानना सिर्फ उतने ही हैं, इसके अलावा अनगिनत और डोमेन हो सकते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन इन्हीं में से आ सकता है और थोड़े से और, ये 2-3 और बचे हुए हैं। तो दोस्तों कंसर्न के हिसाब से मतलब किस बात की चिंता बिजनेस को होती है, या तो सर्वाइवल की। सर्वाइवल मतलब काम धंधा खोला है आपने, दुकान खोली है, बस किसी तरीके से चलती रहे, नुकसान ना हो, चाहे प्रॉफिट भी ना हो, ये दुकान बनी रहे, तो इट इज सर्वाइवल। ठीक है, प्रॉफिट में आ जाए, ग्रोथ करे, जिंदगी भर तक सस्टेन रहे, मतलब मेंटेन रहे, जिम्मेदारियां समाज की पूरी करता रहे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गवर्नेंस मतलब फंक्शनिंग इसकी सही रहे, वैल्यूज और एथिक्स को भी समझे। ऐसी कुछ कंसर्न होती है अलग अलग बिजनेस की। सारे बिजनेस सारी कंसर्न नहीं रख पाते। वैसे कुछ तो ध्यान देते हैं सिर्फ अपने सर्वाइवल पे, कुछ प्रॉफिट कमाने पे ध्यान देते रहते हैं, कुछ ध्यान देते रहते हैं बस ग्रोथ एक्सपेंशन चलता रहे, कुछ गवर्नेंस पे ध्यान देते रहते हैं, कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में लगे रहते हैं। तो अलग अलग बिजनेस की अलग अलग कंसर्न होती है। फिर मोड, किस तरीके का मोड है आपका बिजनेस का, अब इनको पढ़ने से फायदा नहीं, सिंपल बता दूं, ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो या ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ऐसा कुछ सोचो। तो यहां पर दिया हुआ है डिजिटल बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, या इन स्टोर को हम ब्रिक एंड मोटर भी बोलते हैं, मतलब मोटर अंदर ही अंदर बिजनेस हो रहा है। ठीक है, ये फिजिकल ट्रेडिशनल पहले तरीके से होता था। अंडरलाइंग डिसिप्लिन्स बिजनेस में इकोनॉमिक्स, लॉज, फिलोसफी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के अलावा और सभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का ख्याल रखा जाता है। तो ये भी सब्जेक्ट मैटर होते हैं बीसीके में, डोमेन्स हैं। और ये चीज मैंने आपको बताई थी, यहां पर लिखा था इलस्ट्रेटिव लिस्ट, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसके हिसाब से आप डोमेन को यानी बीसीके के फैमिली मेंबर को समझ सकते हो। ओके गाइस, यहां से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। आगे मैंने बताया कि आपको डोमेन्स में बताना है बीसीके के बारे में, इसका इंट्रो चल रहा है तो बार बार बीसीके लिखा है, बार बार। ये बीसीके अपने आप में छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत वास्ट है। जितना आप सोचते हो कि सामान का खरीदना और बेचना ही सिर्फ बिजनेस है, नहीं ना, उसके अलावा उसको सपोर्ट करने वाली सर्विसेज भी बिजनेस है। उसको सपोर्ट करने वाली सर्विसेज में लोगों की नौकरियां भी लगने वाली हैं, है ना, फिर उनका घर भी चलने वाला है। तो बहुत कुछ अटैच्ड है बिजनेस से। बिजनेस का सिंपल एक मतलब जो लोग समझते हैं ना कि सामान बेच के पैसा कमाना, वो बिजनेस नहीं है। देखो, एक दुकानदार सामान बेच रहा है और सामान बेच के पैसा कमा रहा है, सामान बेचा उसने ग्राहक को, वो बिजनेस मैंने मान लिया। लेकिन कभी अगर आप ये सोचकर देखो कि आपने दिवाली पे सफाई की है घर पे, तो कुछ स्क्रैप निकला है, कूड़ा कचरा निकला है, तो उसमें कुछ लोहे का आइटम या एल्यूमिनियम का आइटम निकल गया, आपने कबाड़ी को बेच के पैसे कमा लिए। तो आपने जो वो पैसे कमाए हैं आपने बिजनेस किया है? या कभी सेकेंड हैंड फ्रिज बेच दिया, बाइक बेच दी, तो पैसे आपके पास आए हैं, तो बिजनेस किया है? नहीं, बिजनेस नहीं किया, वो बिजनेस नहीं था। समझ रहे हो? बिजनेस के लिए
प्रॉफिट मोटिव की जरूरत होती है, मोटिव की जरूरत होती है बेसिकली, आपको बताऊं तो, क्योंकि बिजनेस का मेन प्रॉफिट के अलावा और भी मोटिव्स होते हैं, इकोनॉमिक मोटिव बोल सकते हैं, उसकी जरूरत होती है। और कम से कम 2 बंदे होने चाहिए सामने, मैं और मेरे सामने कोई पार्टी। वो ठीक है कि तुम बेच रहे हो पुरानी चीज किसी को, तो सामने वाली पार्टी भी है, लेकिन यहां पर रेगुलरिटी नहीं है। बिजनेस के अंदर 2 बंदे होने चाहिए सेल परचेज के लिए, और उस जो एक्टिविटीज हो रही है वो रेगुलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वन टाइम एक्टिविटी थी, वन टाइम एक्टिविटी बिजनेस नहीं होती। तो ऐसा क्वेश्चन भी आएगा आईसीआई के स्टडी मटेरियल में, क्वेश्चन आएगा ऐसा कि एक बार कबाड़ी को सामान बेच दिया, उससे पैसे ले लिए, क्या वो बिजनेस था? बार बार बेचो ना, तब बिजनेस होगा वो। ठीक है, तो ये बीसी के सब्जेक्ट अपने आप में बहुत वाइड है, वास्ट सब्जेक्ट है, हल्का सब्जेक्ट नहीं है। इन डिटेल इसको पढ़ा जा सकता है। इट इज एक्लेक्टिक का मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिनरी। इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स, प्रोडक्शन भी है, मार्केटिंग भी है, फाइनेंस भी है, अकाउंटिंग भी है, बहुत सारी चीजें हैं। एंड इट इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग। ये यही नहीं रुक जाएगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और बेहतर होती रहेगी ये और बढ़ता रहेगा। किसी ने सोचा था कि ऑनलाइन एजुकेशन भी पॉसिबल है? बढ़ गया ना, मतलब आप तक यूट्यूब प्रोवाइड कर रहा है, सब चीजें आपके पास अवेलेबल हो रही है। किसी ने सोचा था कि फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से सामान मिलने लग जाएगा? हो रहा है ना। तो जैसे और टेक्निक आगे डेवलप होगी, ये बीसी के सब्जेक्ट भी अपने आप में एक्सपेंड हो जाएगा, बिजनेस भी अपने आप में एक्सपेंड होने लगेंगे। इसके बाद दोस्तों 11th क्लास में तुमने शुरू कर दी थी पढ़नी वैसे तो, कि सारी एक्टिविटीज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, एक होती है पैसा कमाने वाली एक्टिविटीज जिसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जिससे पैसा नहीं कमाया जाता, उनको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो वही टॉपिक अब आपका शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ये जो सब्जेक्ट है बीसी के, ये सीए के लिए पढ़ना जरूरी क्यों है? इंपॉर्टेंस ऑफ बीसी के फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सीए इसको पढ़ के क्या करेंगे? उनको तो अकाउंट से ऑडिटिंग करनी है। पता है क्या, अलग अलग कंपनी में अलग अलग टर्म्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो सीए का फर्ज बनता है कि अलग अलग कंपनी की इन डेप्थ में जाके उसकी नॉलेज ले, तभी तो उसके अकाउंट्स बनाना, अकाउंट्स को चेक करना, अकाउंट्स की ऑडिटिंग कर पाना सीए के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो सीए की रेस्पॉन्सिबिलिटी का लिखा हुआ है। तो हर बिजनेस की अपनी खास बात होती है। ईच बिजनेस हैज इट्स ऑन peculiarities and associated variations in notion of product, inventory, revenue, profit, sale, etc. हर बिजनेस इन मामलों में अलग अलग होता है, सबकी इन्वेंट्री अलग होती है। हर कोई प्रेस नहीं बनाता, कोई पेन भी बनाता है, कोई कॉपी भी बनाता है, कोई रबड़ भी बनाता है, कोई प्रकार, कोई बैग, कोई बाइक, हर अलग अलग चीज बनाते हैं। ठीक है, तो द चार्टेड अकाउंटेंट शैल बी एबल टू कंडक्ट द ऑडिट diligently, टेक डिसीजन, स्ट्रैटेजीज, मेक प्लान्स एंड बजट्स। यानी ये सब चीजें सीए को करनी पड़ती है। डिसीजन भी, स्ट्रैटेजी भी, प्लान भी, बजट भी हेल्प करता है सीए मतलब इनको बनाने में, क्योंकि सारा पैसे का हिसाब किताब इसको ही पता होता है। तो ये सब चीजें तब समझ पाएगा ना, मतलब तब ये सब चीजें कर पाएगा जब सीए को उस बिजनेस की चीजों के बारे में डेप्थ तक नॉलेज होगी। तो लिखा है ओनली व्हेन दे अंडरस्टैंड द नॉनसेंस नहीं, इसको नॉनसेंस बोल लो। नॉनसेंस का मतलब होता है बारीकी। जब सीए को बारीकी से नॉनसेंस ऑफ द बिजनेस की नॉनसेंस बहुत बारीकी से पता लगेगी, तो दीज कैन ऐड वैल्यू टू देयर वर्क। सीए के वैल्यू में ये चीज वैल्यू एडिशन होती है। एक सीए जिसको बीसीके की नॉलेज नहीं है वो उतना वैल्यूएबल नहीं है जितना वैल्यूएबल वो सीए है जिसको बीसीके की नॉलेज है। तो इस कंपैरिजन से आप पता लगा सकते हो कि सीए को बीसीके की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है जी। ह्यूमन एक्टिविटीज को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है जिससे पैसा कमाया जाता है, पैसा कमाने वाली एक्टिविटीज। आप सामान बेच लो, पैसा कमा रहे हो। टीचर ट्यूशन पढ़ा रहा है, पैसा कमा रहा है। कोई बंदा नौकरी कर रहा है, पैसा कमा रहा है। डॉक्टर ने क्लिनिक खोली है, पैसा कमा रहा है। नाई ने हेयर कटिंग सैलून खोला है, पैसा कमा रहा है। ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। कोई किसी को सड़क पार करा रहा है, बुजुर्ग को, ये पैसा नहीं कमा रहा, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ठीक है। कोई किसी से हैंडशेक कर रहा है, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो बेसिकली दोस्तों इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको पढ़नी है, पैसा कमाने से रिलेटेड होती है। इन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम है बिजनेस, एक का नाम है प्रोफेशन और एक का नाम है एम्प्लॉयमेंट। तीनों में ही पैसा कमाया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको बताऊं, ये तो कैटेगरीज हैं, अभी इनके बीच में डिफरेंस पढ़ोगे और यहां से क्वेश्चन पेपर में आएगा। वैसे आपको बताऊं, प्रोडक्शन करना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोडक्शन करके तुम उसको बेचोगे तो पैसा कमाओगे।
कंजम्पशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि जब तुम सामान खरीदते हो, कंज्यूम करते हो, तो उसके बदले भी तो पैसे देते हो, है ना। तो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में कुछ लाइंस है वो जानेंगे, फिर आएंगे बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन के डिफरेंस पे। तो ये कुछ डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जो यहां पर डिस्कस की जा रही हैं। पहले नंबर पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग, पैसा कमाने वाली एक्टिविटीज होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव, प्रोडक्शन होता है, देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं, यानी जब एक फैक्ट्री प्रोडक्शन करेगी तो देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा, देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश का जीडीपी बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, उसमें तो देश की ग्रोथ होगी, ठीक है ना। कंजम्पशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इवन कंजम्पशन इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज द परचेज ऑफ गुड्स ऑल्सो इन्वॉल्व द पेमेंट ऑफ मनी, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों सेविंग्स है, पैसा बचा रहे हो, इन्वेस्टमेंट है, वेल्थ का मतलब होता है प्रॉपर्टी, ये सब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ज्यादा डेप्थ में जानना नहीं है, इतने वर्ड सुन लो, क्वेश्चन क्रैक करने लायक बिल्कुल बन रहे हो, बस एक बार ना कहानी सुननी है, जो बता रहा हूं इन वर्ड्स को सुनते रहो। और अगर आपको चाहिए कि जो मैं लिख रहा हूं यहां पर आपको वो चीजें मिल जाए, तो पीडब्ल्यू की ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड्रॉइड ऐप है, डाउनलोड करो, तो टीचर नोट्स आपको चाणक्य बैच में मिल जाएंगे, वहां पर सर्च मारोगे ना मिल जाएंगे। तो दोस्तों इकोनॉमिक एक्टिविटीज की क्लासिफिकेशन में आपको ध्यान देना है। उस्ताद पेन का कलर कौन सा करें, गुलाबी कर लो, चलो। एक तरफ लिखा है बिजनेस, एक तरफ प्रोफेशन, एक तरफ एम्प्लॉयमेंट। पहले इन तीनों के बारे में मेन मोटी मोटी बात बता देता हूं। देखो बिजनेस का मतलब तो आप जान गए हो, बिजनेस का मतलब होता है कॉमर्स प्लस इंडस्ट्री, सामान प्रोड्यूस भी कर रहे हो, बेच भी रहे हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा भी रहे हो, फैक्ट्री से लेकर कस्टमर तक पहुंचा रहे हो, एक तरीके से अवेलेबल करा रहे हो, ये बिजनेस है। अब बिजनेस के अंदर मोटी मोटी आपको बात बताऊं तो बिजनेस एक ऐसा काम धंधा है जिसके अंदर मेन मोटिव ही होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट को ज्यादा करना या सेल्स को ज्यादा करना, या फिर आप बोल सकते हो एक कंपनी सामान बेच के चाहती है कि मार्केट पे अपना कब्जा कर ले, यानी मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना, कि सबसे बड़े हम ही लोग हैं। जैसे हीरो होंडा ही सबसे ज्यादा बाइक बेचने वाली है इंडिया में, बिस्किट में पार्ले जी सबसे ज्यादा बाइक बेचता है, बिस्किट बेचता है। तो ऐसे कंपनी चाहती है कि जो वो सामान बेच रही है उसमें उसका मार्केट शेयर बढ़ जाए, ये भी एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। तो बिजनेस बेसिकली इसलिए बना है कि वो पैसा कमा सके, प्रॉफिट कमा सके, ठीक है। प्रोफेशन का मतलब जैसे आपको बताऊं, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, सीए प्रोफेशन है, सीएस प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग प्रोफेशन है ना, टीचिंग प्रोफेशन है। तो ये प्रोफेशन ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसको करने के बाद जो हमें पैसे मिलते हैं ना, उसको हम फीस बोलते हैं, प्रॉफिट नहीं बोलते। इसका एक अपना ही कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ये इसलिए है ये प्रोफेशनल एक्टिविटीज कि इसका कुछ पर्पज है, हम अपना पर्पज सर्व कराना चाहते हैं। टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता है, डॉक्टर पेशेंट का इलाज करना चाहता है, सीए कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करना चाहता है, समझ रहे हो। तो उसके अंदर कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो उसको फॉलो करने पड़ते हैं, अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है। लॉयर एक प्रोफेशन है, लॉयर का जानोगे ड्रेस पहननी पड़ती है कोर्ट के अंदर, एक प्रोफेशन यही मान लो, ठीक है। ऐसे सभी प्रोफेशनल्स को कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। फिर एम्प्लॉइज आते हैं, एम्प्लॉइज किसी कंपनी में काम करते हैं और वो पैसा कमाते हैं, जो वो पैसा कमाते हैं उसको वेजेस या सैलरीज बोलते हैं। तो जो तनख्वाह मिलती है वो एम्प्लॉइज को मिलती है, तो उनकी एक्टिविटीज को एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे यार कुछ डिफरेंस है, एक मीनिंग के बेसिस पे डिफरेंस है, फिर मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कैसे एस्टैब्लिश हुए हैं, फिर सोर्स ऑफ लिवलीहुड का मतलब जिंदा रहने के लिए क्या मिलता है इसमें, ठीक है। फिर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन का मतलब इन तीनों के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए, ये है। और फिर एथिकल गाइडेंस, एथिकल का मतलब होता है क्या सही क्या गलत, ऐसा कुछ गाइड किया जाता है। और फिर इन्वेस्टमेंट, ये 6 नहीं है 5 हो रहे हैं, अगले पेज पे लिखे हुए हैं। तो 11 डिफरेंस आपको पढ़ने हैं, मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता देता हूं शुरुआत से। मीनिंग के अंदर बिजनेस एक ऐसा एंटायर स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स, ये 3 चीज आ रही है मेनली। ट्रेड तो इंडस्ट्री कॉमर्स का हिस्सा हो गया, ठीक है जी। प्रोफेशन एक ऐसी चीज है जिसके लिए कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं। सीए बनोगे तो प्रोफेशनल बनोगे, तो कुछ क्वालिफाई करके कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो फिर आपका काम बनेगा, आप अपने प्रोफेशन की सर्विसेज को सर्व कर पाओगे। तो प्रोफेशन में प्रोवाइड की जाती है सर्विसेज बेसिकली। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि हमें किसी के लिए काम करना है, तो यहां पर भी सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं हम। ये वेज एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, इसके बदले में सैलरी प्रोवाइड की जाती है, तो ये बात ध्यान रखना।
कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा हो बंदा, लेकिन प्रोफेशन के लिए कोई क्वालिफिकेशन पार करनी पड़ती है। सीए कैसे बनोगे, ऐसे थोड़ी बन जाओगे। बिजनेस खोलने के लिए भी कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। और मतलब मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट मतलब बिजनेस कैसे सेट होता है, प्रोफेशनल बंदा कैसे सेट होता है, और एम्प्लॉयमेंट कैसे सेट होता है। अब देखो बात करूं बिजनेस की, तो आप दुकान खोल लो, आपका बिजनेस हो गया, कहानी खत्म। कंपनी खोलोगे तो कानून के तहत आपको रजिस्टर करानी पड़ेगी। तो बिजनेस सेट करना है तो जरूरी कभी कभी हो जाता है कि लीगली उसको रजिस्टर कराओ, कभी कभी जरूरी नहीं है रजिस्टर कराना। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल बंदा बनना है तो हर प्रोफेशन के ऊपर बेसिकली एक बॉडी होती है जो उसको रेगुलेट करती है। तो वहां से आपके पास एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे अगर आप सीए बनोगे तो आईसीएआई का मेंबरशिप सर्टिफिकेट होगा, तभी आपको सीए प्रोफेशनल बोलेंगे, ठीक है जी। और एक एम्प्लॉय आपको तब बोलेंगे जब आप किसी कंपनी में या दुकान में काम कर रहे हो तो उस दुकान से आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिल जाए, तो सबूत बेसिकली कि क्या कर रहे हो आप, वो एस्टैब्लिशमेंट का मोड कहलाता है। तो यहां पर लिखा है एंटरप्रेन्योर का डिसीजन या फिर अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इसकी एस्टैब्लिशमेंट के लिए जरूरी होती है, अगर जरूरी है तो, वरना इसके बिना भी काम चल जाता है। फिर यहां पर मेंबरशिप का एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है। और यहां पर दोस्तों लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट चाहिए होता है या फिर कोई अग्रीमेंट चाहिए होता है कि इतने दिनों के लिए कोई किसी के पास काम करेगा। अब जिंदा रहने के लिए क्या मिलता है, यहां मिलता है प्रॉफिट, यहां मिलती है फीस, यहां मिलती है तनख्वाह, वेजेस एंड सैलरीज। और कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है बिजनेस के लिए नहीं, यहां तो स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब होती है, प्रिस्क्राइब मतलब बताई गई होती है कि हाँ चाहिए चाहिए। यहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ईच टाइप ऑफ जॉब हो सकती है, कभी कभी पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयमेंट। लेकिन क्वालिफिकेशन का मतलब यहां पर क्लास पास करने से नहीं है जो वर्ड लिखा है। अगर मुझे मकान बनाना है तो मुझे ईंट पे ईंट कैसे रखनी है, मसाला कैसे बनाना है, ऐसी क्वालिफिकेशन, ऐसी कला आनी चाहिए। तो हाँ कहा जा सकता है कि हाँ भाई एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन यहां भी जरूरी है। और फिर दोस्तों एथिकल गाइडेंस, मतलब कौन कौन से मोरल ग्राउंड पे इसको बनाया जाता है। जो फाउंडर है ना, जिसने बिजनेस सेट किया है, उसकी वैल्यूज क्या है वो तो उस पर डिपेंड करता है। प्रोफेशन की अगर बात करें तो प्रोफेशनल कोड होते हैं सबके, वकील के अपने कोड होते हैं, सीए के अपने कोड होते हैं, सीएस के अपने, डॉक्टर के अपने, इंजीनियर के अपने, टीचर के अपने, ठीक है। और यहां एम्प्लॉयर के कोड होते हैं। एम्प्लॉयर का मतलब होता है मालिक, एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर के कोड चलते हैं भाई, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट, सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है तभी बिजनेस खुलता है, ठीक है। यहां पर कोई खास इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती नहीं है। डॉक्टर को बस अपनी क्लिनिक खोलनी होती है, वकील को अपना चैम्बर खोलना होता है, यानी इनके ऑफिस को, डॉक्टर के ऑफिस को क्लिनिक ही बोलते हैं, वकील के ऑफिस को चैम्बर बोलते हैं, सीए के ऑफिस को ऑफिस ही बोल लो नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिक्वायरमेंट होती है। और एम्प्लॉय के लिए अपना कुछ खोलने की जरूरत नहीं है, जो कंपनी खुली हुई है उसके अंदर जाके काम कर लेंगे। 5 डिफरेंस हो रहे दोस्तों, ठीक है। पर्सनल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम। तो आपने अपना बिजनेस खोला है तो आप अपनी मर्जी के अपने खुद मालिक हो। जब आप अपने बॉस हो तो पूरी की पूरी सबसे ज्यादा फ्रीडम यहां पर है। यहां पर क्वाइट अ बिट फ्रीडम होती है क्योंकि आप अपने क्लाइंट्स को सर्व कर रहे होते हो तो आपको उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, तो थोड़ी कम होती है। यहां ना के बराबर होती है क्योंकि मालिक के अंडर में काम कर रहे हो, ठीक है। साइकोलॉजिकल मोटिव की बात करें, दिमागी हालात, यहां पर हमेशा सोचते हैं कि पैसा मिले, इकोनॉमिक अचीवमेंट हो। यहां हमेशा सोचते हैं जो क्लाइंट है उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर दे। हम क्लाइंट सोसाइटी से बिलोंग करता है, उसको बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करेंगे तभी वो अगली बार आएगा। एक सीए अगर एक कंपनी के अकाउंट्स को अच्छे से ऑडिट करेगा तो अगली बार वो कंपनी उससे अकाउंट्स दोबारा ऑडिट करवाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर बंदा जिंदा रहने की कोशिश करता है, मतलब जिंदा रहना है लिवलीहुड के लिए, इसलिए नौकरी करता है। फिर इनकम कितनी सर्टेन है, यहां पर रिस्क है बिजनेस में, हो भी लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी। यहां पर जनरली हो जाती है इनकम, ठीक है। नुकसान के इतने चांस रहते नहीं है अगर नुकसान को कंसीडर किया जाए। यहां पर तो भाई पीरियडिकली इनकम आती रहती है, टाइम टू टाइम सैलरी आती रहती है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है कि कब आएगी कब नहीं आएगी, ठीक है। और स्टेबिलिटी की बात करें कि कब तक रहेगा ये जिंदा, तो बिजनेस तो अनसर्टेन है, ये काफी हद तक सर्टेन है। सीए बन गए तो सीए ही रहोगे, नौकरी भी काफी हद तक सर्टेन है, लेकिन रिस्क है, किसी का कुछ खा नहीं जा सकता। प्रोफेशन में लेकिन रहता है, जब तक इंसान है तब तक प्रोफेशन है, जब तक वो कोई इलीगल एक्टिविटी ना करे, ठीक है जी। और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट या फिर सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब होता है कि मैं मालिक हूं तो किसी और को मालिक बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। मैं सीए हूं तो किसी और को सीए बना सकता हूं, नहीं, ये नहीं हो सकता। तो बिजनेस के अंदर मालिकाना हक ट्रांसफर करना पॉसिबल है, सीए या डॉक्टर अपने थ्रू किसी को नहीं बना सकते। और मैं अगर किसी कंपनी में नौकरी करता हूं तो ये थोड़ी कह सकता हूं आज मैं नौकरी नहीं कर रहा, मेरी जगह कल को कोई और नौकरी करेगा,
ठीक है, ये इस चीज का ट्रांसफर नहीं हो सकता। एक बार दोस्तों ध्यान से देख लो, वीडियो को पॉज करके बीच में आपको रीड करना भी जरूरी है, क्योंकि भाई ये जो डिफरेंस है ना, ये 6 डिफरेंस ये रहे और 5 डिफरेंस ये रहे, टोटल मिला के 11 हो गए। इन डिफरेंसेस से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, तो हल्के में लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको इन चीजों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कितने तरीके की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है? बहुत सारे तरीके की होती है, सारी आपको नहीं पढ़नी है। आपको सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़नी है, आपको पार्टनरशिप पढ़नी है, पार्टनरशिप के अंदर ही एक एलएलपी होती है वो पढ़नी है आपको, फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जिसको हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोल सकते हैं, वो पढ़ना है, और फिर कंपनी पढ़ना है। एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं, और चैप्टर जल्दी ही खत्म होने भी वाला है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहां पर एक मैटर करता है वर्ड बिजनेस की ओनरशिप। तो जो मालिक होता है ना, इसके भी कुछ अधिकार होते हैं, एक नहीं बहुत सारे, तो इसको बोलते हैं इट इज अ बंडल ऑफ राइट्स। अब अधिकार होते हैं, यानी जब जब मालिकाना हक की बात करूंगा तो मैं यहां पर एक लायबिलिटी की बात करूंगा। जो भी मालिक होता है ना, उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। लायबिलिटी का मतलब हमेशा कर्जा नहीं होता, जिम्मेदारी भी समझ सकते हो। किसी बिजनेस में ऐसा होता है कि बिजनेस को नुकसान हो गया तो जो मालिक है वो सारा नुकसान भरेगा। अगर मालिक नहीं भर पाया सारा नुकसान, तो उसकी प्रॉपर्टी को बेच के नुकसान भरवाया जाएगा। ऐसे में उसकी लायबिलिटी हो गई अनलिमिटेड। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि बिजनेस को नुकसान हो गया तो उसके मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर एक लिमिटेड लेवल तक फर्क पड़ता है, उसके घर से सब कुछ नहीं बेचा जाएगा, या एक पर्टिकुलर हिस्सा होगा उसका कि 10% तक ही तुझे देना है, उसके बाद नहीं देना, क्योंकि 10% का ही वो मालिक था। तो ऐसे बिजनेसेस में उस मालिक की लिमिटेड लायबिलिटी होगी, जहां उसको लिमिट में कर्जा चुकाना होगा, लिमिटेड लायबिलिटी। जहां पर उसकी पैंट तक उधार ली जाएगी, मतलब इंसॉल्वेंसी तक की कहानी गिनी जाएगी, वहां पर अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। इन केस ऑफ नुकसान है ये तो बात, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। और भी बहुत सारे होते हैं बिजनेस, ऐसे भी हो सकते हैं जिसका एक ही बंदा मालिक हो, या ऐसे बिजनेस जिसके बहुत सारे बंदे मालिक हो, लाइक पार्टनरशिप की तरह या फिर कंपनी की तरह। और दोस्तों बिजनेस में भी ऑर्गेनाइज्ड एज प्रोप्राइटरी और अ कॉर्पोरेट कंसर्न। प्रोप्राइटरी मतलब मालिकाना हक, और कॉर्पोरेट कंसर्न भी बिजनेस में माना जाता है, जिसमें एक से ज्यादा ऑनर्स का इंटरेस्ट हो जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। एक एक करके पढ़ते हैं ना, इन लाइन्स का वैसे इतना कुछ खास मतलब नहीं है, आपको बस बंडल ऑफ राइट वाली लाइन ध्यान रखनी है, बाकी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप देखेंगे। सोल का मतलब होता है सिंगल, प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ऑनर। प्रोप्राइटर का मतलब ऑनर, तो सिंगल ऑनरशिप, ऐसा काम धंधा जहां पर एक ही बंदा मालिक होता है। पूरे इंडिया में अगर नंबर ऑफ बिजनेस गिने जाए तो सबसे ज्यादा बिजनेस ऐसे ही है, मतलब बहुत ज्यादा बिजनेस है ऐसे जिसका एक ही बंदा मालिक है, सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा बिजनेस है, मतलब सबसे ज्यादा कहना सही होगा, इसका कोई डेटा नहीं है मेरे पास लेकिन है। ठीक है, यहां पर जो सोल एंटरप्रेन्योर होता है, मतलब अकेला बंदा मालिक होता है, उसको इकोनॉमिक हीरो बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये अकेला बंदा ही ऑर्गेनाइज करता है प्रोडक्शन, अपनी क्रिएटिविटी, अपने इंजेन्युइटी, इनोवेशन, सारा रिस्क इस बंदे के ऊपर होता है, सारी अनसर्टेनिटी अकेला बंदा देखता है, सारा प्रॉफिट भी इसका ही होता है, सारा लॉस भी इसका ही होता है, सारी जिम्मेदारी भी इसकी होती है। यहां पर होता है इसको अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर बिजनेस को कोई नुकसान हो गया तो यही बंदा जिम्मेदार होगा। बिजनेस बंद हो गया, कर्जदारों का कर्जा देना है तो इसकी प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा। समझ रहे हो, इस बंदे के पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। कोई दुकानदार इसका एग्जांपल है, बिल्कुल है, दुकानदार अपनी दुकान खोल के बैठ गया, बिजनेस खोल लिया, अकेला बंदा मालिक है, अकेली फैक्ट्री का मालिक, सोल प्रोप्राइटरशिप है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यहां पर सारा रिस्क इसका ही होता है, कैपिटल वो अपने खुद के घर से लेकर आता है, लोन लेता है तो खुद के लिए ही लेता है। इसके लिए बेसिकली माइक्रो लोन्स की बात की जाती है, हाँ भाई छोटे छोटे लोन्स इनको मिलते हैं, ऐसी बात की जाती है। ठीक है, फिर दोस्तों हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता है, इसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं। हमारे भारत के हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के द्वारा यह चलाया जाता है। इसमें क्या होता है, 2 कानून फॉलो किए जाते हैं। वैसे अगर बताऊं, एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर 2 कानून फॉलो किए जाते हैं, एक दया भागा या दया भाग लिख दो, और दूसरा होता है मिताक्षरा। ये कानून के अंदर क्या है ये आपको पढ़ना नहीं है, बस इतना बता दूं, दया भाग वेस्ट बंगाल में फॉलो किया जाता है, मिताक्षरा रेस्ट ऑफ इंडिया, देन
वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल को छोड़कर पूरे भारत के अंदर ये वाला लॉ फॉलो किया जाता है। ठीक है, इनकी डिटेल में मत जाना। देखो, हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है? एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर जो घर से पुश्तों से चलता आ रहा है, यानी पहले दादा ने किया, फिर पापा ने किया, फिर बेटे कर रहे हैं। इसके अंदर मालिक कौन होता है? मालिक तो वैसे पूरी फैमिली है, लेकिन मेन हेड जो होता है वो फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर होता है, सबसे एल्डर मेंबर होता है, और उस बंदे को बोलते हैं दोस्तों यहां पर कर्ता। कर्ता। अब एक फैमिली में मान लो दादाजी बिजनेस संभाल रहे हैं, तो उनके बेटे और पोते लगे हुए हैं इस बिजनेस के अंदर। ये हेड है तो ये करता है, यही मैनेजर है, मैनेजर भी इनको बोलते हैं। तो अगर बिजनेस में नुकसान हुआ तो क्या बेटे और पोतों सबकी प्रॉपर्टी से बेचकर वो नुकसान भरवाया जाएगा? नहीं, यहां पर लायबिलिटी सारी की सारी कर्ता की होती है। तो कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, इस बात को ध्यान रखना। ये जो आपको वर्ड बना रहा हूं, क्वेश्चन ही ऐसे आने हैं। ठीक है, जब ये कानून बनाया गया था ना, तो इसमें लड़के और लड़की के लिए इक्वल राइट्स नहीं दिए गए थे, लेकिन इस 1956 के कानून को 2005 में थोड़ा सा इंप्रूव किया गया। 2005 में इसमें एक अमेंडमेंट आई, और उस अमेंडमेंट में बताया गया कि लड़का और लड़की दोनों के बराबर के हक हैं, बराबर के हक है। 3 पीढ़ियों तक ये बिजनेस चलता है। तो कुछ लाइन लिखी हुई क्या है? A Hindu undivided family enjoys a separate entity status under the Income Tax Act. इनकम टैक्स एक्ट जो बता रखा है उसमें कहते हैं कि अलग ही पहचान है इस बिजनेस की। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप अलग है, पार्टनरशिप अलग है, ऐसे HUF ये अलग चीज है। ठीक है, और HUF कैन नॉट अर्न इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी आप ये नहीं कह सकते जब इसके अकाउंट्स बनाओगे, हर बिजनेस के अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जब अपनी फैमिली के बिजनेस के अकाउंट्स बनाओगे तो ये नहीं कह सकते कि जो करता है उसने अपने बेटे को कितनी सैलरी दी, अपने पोते को कितनी सैलरी दी। जो टोटल इनकम होती है पूरी फैमिली की होती है वो। ठीक है, हर बंदे का एंटायर उसमें हिस्सा होता है, आप सैलरी नहीं कर सकते। ठीक है, तो 3 सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ अनडिवाइडेड फैमिली आर नोन एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ऐसा नहीं है कि ए का बेटा बी का बेटा सी का बेटा डी। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये सब जिंदा है, तो ए का बिजनेस यहां तक लागू है, बस ये बंदा इसके बिजनेस में नहीं आएगा। तो 3 सक्सेसिव जनरेशन तक होता है ये। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेना। तो छोटी छोटी बातें जो जाननी थी आपको वही मैंने बताई है, बाकी फालतू की बात आपको नहीं बताई जो आपके काम की नहीं है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन आने के चांस है, और जो एमसीक्यू करेंगे तो एमसीक्यू में और बातें पता लगाएंगे दोस्तों। अब अगला पार्टनरशिप। हमारे देश में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू पार्टनरशिप फर्म्स को चलाया जाता है। ये जनरल पार्टनरशिप फर्म होती है जिसके अंदर 2 बंदे या 2 से ज्यादा बंदे मिलकर एक बिजनेस खोल लेते हैं। उसकी रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपने उसको ऐसी फॉर्म में बनाया है जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, तो आपको उसकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नॉर्मल पार्टनरशिप से अलग होती है। और कोई भी पार्टनरशिप हो, कंपनी एक्ट बोलता है, कंपनी रूल्स बोलते हैं, बेसिकली रूल नंबर 10 कंपनी रूल्स का बोलता है कि मैक्स टू मैक्स 50 पार्टनर अलाउड है। मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं, मिनिमम 2 पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में बात की जाए। और यार पार्टनरशिप में ना एक खास बात बताऊं आपको जो आपको जाननी है, यहां पर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब समझ लो, यहां पर क्या कहानी है। यहां पर स्टोरी कुछ कैडी अलग लेवल की है। मान लो एक बिजनेस में 1-2 बंदे पार्टनर हैं। ठीक है, इस बिजनेस को लॉस हो गया, दोनों पार्टनर है 50-50% के। इस बिजनेस को लॉस हुआ 1 करोड़ का। ठीक है, तो भाई दोनों बंदों को 50-50 लाख रुपए देने चाहिए। अब ए बंदा लॉस करके भाग गया तो भाई अब सारे बंदे भी सारे पैसे क्या बी देगा? होता क्या है, जिसको लेने हैं, मान लो इसको लेने हैं एक्स को, इसको अगर बी मिल गया ना तो बी से वसूल लेगा सारे पैसे, 1 करोड़। यानी हर एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, क्योंकि एक पार्टनर के द्वारा किया गया एक्ट यह माना जाता है कि पार्टनरशिप फर्म ने किया है। ठीक है, और जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू पार्टनरशिप फर्म चलाई जाती है उसको तो आपको ही पता है कि उस डॉक्यूमेंट को जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, इसके बारे में मुझे लगता है कि ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं। हाँ, तो अब फिर क्या होगा, चलो इससे वसूल लिए सारे पैसे। अब जब जिस दिन बी को ए मिलेगा वो ए से
ए का हिस्सा 50% वसूल सकता है, फिर बी वसूल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कानूनी लीगल दाव पेच के थ्रू वसूलेगा। ठीक है, तो यहां पर यही है कि जो पार्टनर मिल गया वो फंस गया। अब ये थोड़ा पुराना चक्कर हो गया, अब ये फर्म इंडिया में ज्यादा नहीं बनती, बननी बंद हो गई। अब नया चक्कर आया है जिसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये चलती है आजकल एलएलपी। और ये द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 है दोस्तों, लेकिन आईसीआई की बुक में 2009 दिया हुआ है, 2008 है, ये आपको फॉलो करना है। और 2009 में पहली एलएलपी फर्म खुली थी। यहां पर क्या होता है ना, अब यहां पर थोड़ी सी फीचर सोल प्रोप्राइटरशिप की पाई जाती है, थोड़ी सी पार्टनरशिप की पाई जाती है। मान लो यहां पर ए बी सी डी 4 पार्टनर ने मिलकर एलएलपी फर्म खोली, तो इसका फायदा ये है कि ए चाहता है कि ये मेन पार्टनर बने, तो ये मेन पार्टनर होगा तो इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, बाकी सबकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी। एक बंदा सारे मैनेजरियल डिसीजन लेगा, इनका कोई डिसीजन में पार्टिसिपेशन नहीं होगा, नाम नाम के पार्टनर हैं। तो ऐसे में एक ही बंदे, ऐसा होता ना कि पार्टनरशिप में थोड़ी मुश्किलें थी यार, सब मिलके डिसीजन लेंगे तो डिसीजन माना जाएगा, अगर किसी का मन नहीं कर रहा तो वो डिसीजन नहीं माना जाएगा, तो वहां बहुत लड़ाइयाँ डिस्प्यूट्स थे। यहां पर क्या है, एक बंदा कहता है कि भाई मेरे को सारे डिसीजन लेने हैं और मैं एक पार्टनरशिप फर्म चलाना चाहता हूं, एलएलपी चलाना चाहता हूं, तो वो पैसों के तौर पर तो अलग पार्टनर को ले लेगा, लेकिन डिसीजन सारे खुद ही लेगा, काबिलियत इसके पास ही है, लेकिन जिस दिन फंसेगा तो अकेला ही फंसेगा, ध्यान रखना। तो फीचर्स की बात की जाए तो थोड़ी अलग फीचर्स बता रहा हूं, इसकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, इनकॉर्पोरेशन को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन, यानी लिमिटेड लायबिलिटी नाम रखा है इनकी वजह से, एक बंदे की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यहां लिख देता हूं, बीच में ध्यान आ गया, अच्छा हुआ, इनकी होगी लिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन एक बंदा ऐसा होता है जिसकी अनलिमिटेड होती है, जो मेन होता है, मेन पार्टनर, यही स्टार्ट करता है बेसिकली। ठीक है, और यार एक सेपरेट लीगल एंटाइटी है, इसके अंदर एक सेपरेट लीगल एंटाइटी है, और एंटाइटी का मतलब होता है पहचान, ये भी एक कानूनी तौर पर अलग पहचान बना रखी होती है एलएलपी ने। ठीक है जी, तो एलएलपी के बारे में पार्टनरशिप से रिलेटेड है, ये भी पार्टनरशिप की तरह ही है, लेकिन अलग फॉर्म है जो कि अलग एक्ट से गवर्न होती है, इस बात को जान लेना। ठीक है जी, अगले पे कंपनी के बारे में बात करें। कंपनी आपको पता है कंपनी बनती है कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू, पहले कंपनी एक्ट 1956 होता था, अपडेट हो गया 2013, उसमें अमेंडमेंट होती आई है, कंपनी बनती है, प्रोमोटर स्टार्ट कर सकता है कंपनी को, हाँ, कंपनी की रजिस्ट्रेशन भी करानी होती है, कंपनी के शेयर भी बेचे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको बता रहा हूं। देखो, जब कंपनी रजिस्टर होती है, रजिस्टर होने का मतलब इनकॉर्पोरेशन, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो उसके साथ 2 तरीके के कागजात, डॉक्यूमेंट जमा कराए जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट के नाम आपको जानने हैं जरूरी। एक का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये बताता है कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव और ऑपरेशंस के बारे में, क्या तो ऑब्जेक्टिव्स है और बिजनेस काम कैसे करेगा। ठीक है, फिर दूसरा डॉक्यूमेंट का नाम है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये बताएगा कंपनी के इंटरनल रूल्स के बारे में, कंपनी किस तरीके से काम करने वाली है, आंतरिक रूल्स, ये जानना जरूरी है कि दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं। और फिर दोस्तों शेयर इश्यू करने के लिए कंपनी जो डॉक्यूमेंट रिलीज करती है उस डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। प्रोस्पेक्टस एक किताब भी हो सकती है, बुकलेट भी हो सकती है, उसके अंदर सारी कंपनी की डिटेल होती है, सारे कच्चे चिट्ठे होते हैं, कैसे बनी, कितने पैसे, कितनी बैलेंस शीट, कितने प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब कुछ होता है। सेबी का अप्रूवल लेना पड़ता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंपनी को शेयर इश्यू कराने से पहले, और हर एक कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट करानी जरूरी है, ये रूल है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगल ऑडिट करानी जरूरी है, और ये काम सीए करता है। कंपनी है तो सीए की जरूरत है, क्यों? क्योंकि उनको ऑडिट कराना जरूरी है, ये लिखा है कंपनी एक्ट 2013 में। ठीक है, अब कंपनी 2 तरीके की हो सकती है, एक सरकारी, उसको बोलेंगे पब्लिक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी। तो कंपनी के 2 फॉर्म है हमारे पास, एक है प्राइवेट कंपनी और एक है दोस्तों पब्लिक कंपनी। इसको गवर्नमेंट कंपनी या स्टेट ओन्ड कंपनी बोल सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको जानने हैं, जिस बेसिस पे क्वेश्चन हो सकता है कि एक प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर हो तो काम चल जाएगा, ठीक है, लेकिन पब्लिक कंपनी जब सरकारी कंपनी बनेगी तो इसमें कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम यहां 200 हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, यहां पर शेयर अगर एक दूसरे बंदे को ट्रांसफर करोगे तो यहां पर लिमिट है, रेस्ट्रिक्शन है, वो अलग तरीके से, किस तरीके की रेस्ट्रिक्शन है वो जाननी नहीं। यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ट्रेडेबल शेयर्स है सारे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी कितने भी खरीद लो। फिर दोस्तों डायरेक्टर्स यहां पर 2 होने चाहिए, यहां पर 3 होने चाहिए कम से कम। डायरेक्टर है, डायरेक्टर
डायरेक्टर भी होते हैं जब कंपनी बनती है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अब इन डेप्थ मैंने कंपनी के बारे में नहीं बताया, उतनी डिटेल नहीं दी, बस उतनी दी है जिससे आपके नंबर आएंगे, क्योंकि समय वो चल रहा है, इस हिसाब से पढ़ने की जरूरत है, समझ लो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है यहाँ पे यार, इतनी बातें जाननी है आपको। अब आपके सामने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पेश किए जाएंगे जो आपके काम के हैं। इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है और पूरे चैप्टर के अंदर बीच बीच में मैं ऐसी बातें करता आया हूं आपसे। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को सोशल ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, और कुछ दोस्तों लीगल, एथिकल, इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, आपको साफ समझ में आ रहा है कि किसी भी बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब पैसा कमाने से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। आपको एग्जांपल मिलेगा क्वेश्चन में और पूछेगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि मानो लिखा है सेल्स, कौन सा ऑब्जेक्टिव है? इकोनॉमिक, ऑर्गेनिक, सोशल, लीगल, एथिकल, इन्वायरमेंटल, कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा। तो यार सेल्स मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, इन्वेस्टमेंट पे कितना पैसा मिलेगा, एफिशिएंसी देखना, या फिर मार्केट का शेयर बढ़ाना, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना, प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना, ऐसी चीजें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होती है, पैसा कमाने से रिलेटेड है, प्योर मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव है, पैसों का ऑब्जेक्टिव है। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव की कंपनी का सर्वाइवल कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी कंपनी की, हेल्थ में ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉइज की हेल्थ भी है, यहां पर वेलफेयर फंड बनाती है ना कंपनी, इनके लिए बनाते हैं ताकि इनके काम आए, इंश्योरेंस कराती है एम्प्लॉइज की, ठीक है, कुछ रिजर्व रखती है पैसे एम्प्लॉइज के लिए। फिर कंपनी आगे ग्रो करेगी नहीं करेगी और अपनी कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव होता है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज में कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना, पढ़ाई, हेल्थ का ध्यान रखना। अब हेल्थ के अंदर यहां पर भी आ गया और हेल्थ यहां पर भी आ गया, ठीक है, कंपनी की साफ सफाई। अब यहां पर हेल्थ पैसों से रिलेटेड है, ठीक है ना, हेरिटेज, कन्वर्सेशन, कम्युनिटी सपोर्टिंग, यानी बेसिकली समाज सेवा करना, सामाजिक एक्टिविटीज करना, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज में आएगा। अब जैसे कि बात करो, सामान बनाकर तो हर कोई कंपनी बेचती है, जो रीजनेबल प्राइस पर बेचे वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो कर रही है, बढ़िया क्वालिटी रीजनेबल प्राइस पर बेचे, तो हर कंपनी के जरूरी नहीं है 4 ऑब्जेक्टिव असली में फॉलो हो रहे हो, ठीक है, मतलब कुछ स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है एम्प्लॉय के लिए, इन्वेस्टर के लिए, कस्टमर के लिए, सप्लायर के लिए, कॉम्पिटिटर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ऊपर ऊपर से बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आने वाले हैं, उसी के हिसाब से करना है। अब सरकार ने बोला है कि हर कंपनी को अकाउंट बनाने जरूरी है, तो कानून है, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव को भी कंपनी को पूरा करना पड़ता है, ये कंपनी के लीगल ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है जी। तो क्या लिखा है, रेस्पेक्ट ऑफ लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट, लिखित में, ठीक है, फेयर प्रैक्टिसेस करना, ट्रांसपेरेंसी रहना, कुछ छुपाना नहीं, सच्चाई, ईमानदारी, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी दोनों का मतलब ईमानदारी होता है। ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज करना, ग्रीन पटाखे बनाना मतलब पोल्यूशन वाले पटाखे ना बनाना। प्रोडक्ट यूजेस एंड डिस्पोजल, बताना कि प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, और उसको, जैसे प्लास्टिक की बोतल है पानी पीने की, उस पर लिखा होता है कि उसको यूज करना है और कैसे क्रश करके फेंकना है या नहीं फेंकना, ठीक है, और वो लोअर एमिशन करती हो पोल्यूशन कंटेंट का, ऐसी चीजें, कैसे उसके वेस्ट को हैंडल करना है, डिस्पोजल करना है, बचा के रखना है, या फिर क्या करना है, एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखते हुए, सही या गलत वाली चीज को भी ध्यान में रखते हुए, कानून को भी ध्यान में रखते हुए जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। छोटी छोटी बातें पढ़नी थी, इतना ज्यादा डीप के अंदर इसको पढ़ना नहीं है। आपके सामने एमसीक्यू क्वेश्चन आ गए हैं, 10 एमसीक्यू कराए जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप बताना जरूर कि आपने कितने ठीक किए हैं, आपके कितने स्कोर बने हैं, कितने नंबर बने हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है, पेश क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ के क्या बताऊं, आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, ये टेबल गिवन है, यहां पर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन लिखा है और यहां इनकम कैरेक्टराइजेशन लिखा है। आपको मैच करना है 1 2 3 4 5 चीजों को मैच करना है एक दूसरे से और सेलेक्ट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, पांचवे का ई, क्या ये सही है? आपने ऐसे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नहीं पढ़ने होते, पहले अपने खुद ही मैच कर लो, ठीक है। देखो यहां क्या लिखा है, प्रॉफिट, वेज, इंटरेस्ट, रेंट, फीस, इतना पढ़ लो इस साइड को, फिर इस साइड को एक एक करके पढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी के बदले तो सैलरी और वेज मिलती है, कहां है सैलरी और वेज? सैलरी और वेज कहां है? नहीं है, यहां नहीं है, तो यहां है। हो गया मैच? चलो जी, ऐसे कर करके एक एक चीज को करना है। प्रोफेशन के बदले फीस मिलती है, फीस येरी, इसको यहां ले जाओ। चलो जी, बिजनेस तो प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट कहां है? चलो जी। अच्छा, लैंड, लैंड के बदले रेंट मिलता है, रेंट सामने ही है। लैंडिंग, उधार दोगे किसी को पैसा तो ब्याज देगा वो सी पे है। तो पहले का बी
दूसरे का ई, ये देख लो, पहले का बी यहां लिखा है, नहीं लिखा, पहले का बी यहां लिखा है, लिखा है, यहां लिखा है, यहां भी लिखा है, यहां लिखा है पहले का सी, गलत हो गया ये। तो बी और सी में से कोई एक ठीक है। फिर दूसरे का ई, देखो दूसरे का ई, दूसरे का यहां सी लिखा है, दूसरे का यहां ई लिखा है, तो ये भी गलत हो गया, तो बचा सी अकेला, यही सही होगा। लेकिन एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लो। तीसरे का ए, तीसरे का ए यही है, चौथे का डी, चौथे का डी यही है, पांचवे का सी, पांचवे का सी यही है। तो यार ऐसे में इसके साथ जाएंगे, सी के साथ, सी को ठीक करेंगे। ये सॉल्व करने का तरीका भी आपको पता लग गया कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और हरे रंग के पेन का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्टिंग्विश बिजनेस फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप एक अलग चीज है, बिजनेस एक अलग चीज है, इन दोनों में अंतर पैदा करने वाला कौन सा ऑप्शन है यहां पर, आपको यह बताना है। ठीक है, चलो जी। पहला लिखा है एंटरप्रेन्योर्स आर द बिजनेस ओनर्स टू। एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस के ओनर भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑल बिजनेस ओनर्स आर एंटरप्रेन्योर। सारे बिजनेस ओनर एंटरप्रेन्योर ही होते हैं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एंटरप्रेन्योर सीक न्यू अपॉर्चुनिटीज, ये हमेशा नए नए अवसर की तलाश करते हैं। एंटरप्रेन्योर वही बंदा होता है जो हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश करता है, चीजों को यूटिलाइज करता है, मौके की तलाश में रहता है। ठीक है, एंड परस्यू इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज, बार बार ये बंदा सोचेगा, एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है। तो यही तो बताना है जो बिजनेस को एंटरप्रेन्योर से अलग करे। तो एंटरप्रेन्योर की एक क्वालिटी है। या फिर ए और बी दोनों, बी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन तो गया ही गया। ये लग रहा था एंटरप्रेन्योर ओनर हो सकते हैं, लेकिन ये बात यहां सेट नहीं बैठ रही, ज्यादा सेट ये वाली बात बैठ रही है। तो सी के साथ जाएंगे हम, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का प्रॉपर रोल सी ऑप्शन में बता रखा है, वही ओके है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट कंप्राइज बिजनेस एक्टिविटीज। आपको करना क्या यार, क्वेश्चन पढ़ लिया, वीडियो को पोस्ट करना है, जो तुम्हारा मन में आंसर हो कमेंट सेक्शन में लिख देना है, फिर देखना है जब मैं सॉल्यूशन बता दूंगा कि वो सही था या नहीं था, आपकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। ठीक है ना। तो बिजनेस एक्टिविटी कौन सी नहीं है इन चारों में से? पहले पे लिखा है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बाय अ हाउस होल्ड फॉर अ प्रॉफिट। अच्छा, ये तो एग्जांपल मैंने बताया भी था। अब पुराना कबाड़ा, पुराना फर्नीचर तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, तुमने अपने पैसा कमाने के चक्कर में इसको किसी बंदे को बेच दिया, तो ये बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो यही नहीं है बिजनेस, तो ए के साथ ही जाएंगे, बाकी सब तो बिजनेस है। कारपेंटर मेकिंग फर्नीचर फॉर सेल एट लोकल मार्केट, लोकल मार्केट में कारपेंटर फर्नीचर बनाया जा रहा है, कारपेंटर का मतलब लकड़ का काम करने वाला। स्टील फर्नीचर की इंडस्ट्री हो गई, डोमेस्टिक अप्लायंस की इंडस्ट्री हो गई, ये सब बिजनेस है। ये किस लिए नहीं है? क्योंकि रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा। बिजनेस के लिए रेगुलरिटी चाहिए होती है, एक बार बेचा यार डेली थोड़ी तुम उसके लिए तैयार हो। चौथे नंबर का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कराऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। इन चारों में से कौन सा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है फर्म का? तो सेल्स ग्रोथ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, इंप्रूवमेंट इन द मार्केट शेयर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट कमाना भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। यकीन नहीं आ रहा तो देखो इधर पीछे 1 2 3 4, ये देखो सेल्स भी है, प्रॉफिट भी है, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी है। ठीक है, ये सब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना, मार्केट शेयर भी है। क्या नहीं है? चौथे नंबर पे जो लिखा है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ये चौथे इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव है ये। ठीक है, इन्वायरमेंटल है, इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो डी के साथ जाएंगे यहां पर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, यहां भी कर लो, पेन का कलर थोड़ा सा चेंज भाई। ट्रेडिंग इंप्लाइज बाइंग फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। ट्रेडिंग का मतलब बेचने के लिए सामान खरीदना है। अच्छा भाई, फिर अप्लाइंग दिस क्रिटेरियन या क्रिटेरिएशन, टेल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड नॉट क्वालिफाई एज ट्रेडिंग। कुछ नहीं है, आपको 4 ऑप्शन पढ़ने और ये बताना है कि कौन सी एक्टिविटी का मतलब ट्रेड नहीं है। समझे? तो भाई नहीं है तो देख लेते हैं। परचेज ऑफ गुड्स इन बल्क फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल इन स्मॉलर क्वांटिटीज टू द रिटेलर्स। मैन्युफैक्चरर से बहुत सारा सामान खरीद लाओ और रिटेलर को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके बेचो। खरीद रहे हो और बेच रहे हो, ट्रेड तो है ये। चलो, बाइंग फ्रॉम द होलसेलर एंड सेलिंग इट टू द कंज्यूमर। होलसेलर से माल लेकर आए, कंज्यूमर को बेच रहे हो, ये भी ट्रेड है, खरीद भी रहे हो बेच भी रहे हो। बाइंग फ्रॉम द रिटेलर फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अच्छा, तुमने ही कुछ बर्गर खरीद के खा गए,
छोले भटूरे खरीद के खा गए, फर्नीचर खरीद के घर में लिया है, घर के लिए सेल्फ कंजम्पशन है भाई, ये ट्रेड नहीं है, ये ट्रेड नहीं है। तो यहां पर सी आंसर है, डी का तो इंतजार भी नहीं करना। आप वीडियो पोज करके डी को पढ़ के देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कलर थोड़ा पीला कर लो। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन रिक्वायर्स रेंडरिंग सर्विसेज बेस्ड अपॉन स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड मेंबरशिप ऑफ एन एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट बॉडी। कमाल की बात है, ये बोल रहा है मेंबरशिप, जब भी वर्ड सुन लो ना आप, नॉलेज और मेंबरशिप जिस बंदे को चाहिए, ऐसी कौन सा ऑक्यूपेशन है, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है। सीधा सोचना, जब मैं सीए बनूंगा या बनूंगी तो मुझे आईसीआई का मेंबर सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मेंबरशिप के बारे में जब भी बात हो रही होगी तो सीए के बारे में बात सोच लेना। सीए होता है प्रोफेशन, कोई बिजनेस नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, ध्यान रखना। तो सीए के लिए प्रोफेशन का ऑप्शन ढूंढना जो कि बी पे दिया हुआ है खटाक से, और कुछ देखना ही नहीं। अच्छा, एक बात यहां कहूंगा, आपके यहां दिया हुआ है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बारे में बोलते हैं, एग्रीकल्चर नीदर बिजनेस है नॉर इंडस्ट्री है, कोई कॉमर्स इंडस्ट्री वगैरह इसको ट्रीट नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर इस तरीके से माना जाता है कि हम अपनी सब्सिस्टेंस के लिए इसको यूज करते हैं। मतलब सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए, आजीविका के लिए। बेचने वाले बेचते होंगे, बेचते भी हैं, सच्चाई भी है, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए स्पेशल इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में इसको रिबेट मिलता है, बिजली के बिल में भी रिबेट मिलता है। एग्रीकल्चर बहुत स्पेशल अलग सेट रखा हुआ है। ठीक है, एग्रीकल्चर को हम बिजनेस और इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन में डिवाइड नहीं करते। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। अगले पे बढ़ जाते हैं। लिखा है द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं। बिजनेस में करते हैं तो बिजनेस तो होगा नहीं, एम्प्लॉयमेंट में दूसरों के लिए काम करते हैं, प्रोफेशन में भी डॉक्टर पेशेंट के लिए काम करता है, सीए भी अपने क्लाइंट के लिए काम करता है। ठीक है, एंड गेट्स रेम्यूनरेटेड, रेम्यूनरेटेड का मतलब कुछ ना कुछ बदले में मिलेगा पैसा, इन रिटर्न इज नोन एज। तो रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी हो गया, वैसे सैलरी है इसका मतलब, समझ लो सैलरी कॉम्पनसेशन। जब तुम काम करोगे किसी को तो तुम्हें बदले में सैलरी मिल रही है, तो तुम सीए तो नहीं हो, सीए तो फीस लेता है। जब सीए किसी कंपनी में काम करने लग जाएगा तब वो एम्प्लॉय बन जाएगा, अपना ऑफिस खोल के बैठा है तो वो प्रोफेशन ही है। ठीक है, तो यहां पर ये नौकरी के बदले पैसे ले रहा है, तो बी एम्प्लॉयमेंट है। कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी ऑप्शन में, मुझे पता है, वैसे भी तुम जब सुनते हो ना मेरी बात तो ऑप्शन पढ़ ही लेते हो बीच बीच में। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों। 8वें नंबर का क्वेश्चन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से रिलेटेड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द बेस्ट जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अच्छा, हिंदू दो बार लिख दिया, जॉइंट हिंदू एक है, हिंदू अनडिवाइडेड एक है, कुछ भी बोल लो। यानी चारों में से कौन सी लाइन है जो हिंदू फैमिली बिजनेस को अच्छे से डिस्क्राइब कर रही है? पहली, इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस पर्टिकुलर टू एंड रिकॉग्नाइज्ड एज सच इन इंडिया। ये इंडिया के लिए ही है, ये सोच लो बस। हाँ, इंडिया के लिए ही है मेनली, तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, कोई दिक्कत डाउट नहीं है। एवरी फैमिली बिजनेस इज इन फैक्ट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। नहीं, सारे फैमिली बिजनेस ये थोड़ी होते हैं, कोई पार्टनरशिप भी हो सकता है, ठीक है, कोई दूसरा भी हो सकता है। इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस देयर इज अ फैमिली इन्वॉल्वमेंट इन बिजनेस। बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट होती है, तो दोनों ठीक है लाइन। अच्छा, डी पे दिया हुआ है ए और सी, दोनों में से कोई एक, दोनों ही डिस्क्राइब कर रही है, तो बोथ होना चाहिए था, ए एंड सी। बोथ करो और फिर इसको करो आगे। डी ओके रिपोर्ट है, ठीक है ना। अगले पे चलते हैं जी, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल बिजनेस का मतलब क्या होता है? सस्टेन का मतलब मेंटेन रहे, वो चीज लंबे समय तक चलती रहे। ठीक है, क्या होता है? कंसिस्टेंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंट मतलब बरकरार रहना। अटेंशन टू सोशल प्रॉब्लम्स, सामाजिक प्रॉब्लम का समाधान करना, यानी पोल्यूशन ज्यादा ना फैलाना, या फिर पोल्यूशन खत्म करना, या फिर ऐसी चीज बनाना जो पोल्यूशन नहीं बना रही। हार्मनी विद नेचर, नेचर के साथ मिलकर चलना, एकता बनाकर चलना, या ये सब। अबे ये सब काम करोगे तभी बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा, तो डी सही है इसका, समझे, तभी चलेगा बिजनेस। और ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टराइजेस द बेस्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इन चारों में से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी है? ये आंसर या क्वेश्चन पढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो डीपीपी की फॉर्म में आपको पीडब्ल्यू की ऐप पे मिल जाएंगे। चाणक्य बैच आप सर्च करोगे तो वहां पर इस चैप्टर के आपको डेली प्रैक्टिस पेपर की फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाएंगे, और उसके वहां पर आंसर भी आपको मेंशन होंगे, तो आपका भलाई होने वाला है उस चीज से। ठीक है जी।
तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पहली लाइन लिखी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी डू नॉट रिक्वायर एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्स। क्या लिखा है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई रिसोर्स की इन्वेस्टमेंट नहीं आती। ऐसा जरूरी नहीं है, आप समाज सेवा कर रहे हो तो आप अपने घर से पैसे लाकर लोगों में बांट सकते हो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है क्योंकि वहां पर आप अर्न करना नहीं चाह रहे। ठीक है, रिसोर्स तो आ रहे हैं लेकिन दीज एक्टिविटीज डू नॉट इंटेल एनी ऑपरेशनल कॉस्ट, इसके अंदर कुछ खर्चा ही नहीं आता। आता है भाई, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अगला, दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय एस्केटिक्स। एस्केटिक्स ये क्या होता है? ये होते हैं तपस्वी, योगी। क्या ये एक्टिविटी सिर्फ तपस्वी बंदे करते हैं? नहीं नहीं, ये तो नेताजी भी करते हैं। ठीक है, तो द अंडरलाइंग पर्पज ऑफ दीज एक्टिविटीज इज नॉट अर्निंग। हाँ, इसका पर्पज ये होता है कि पैसा ना कमाया जाए फॉर लिवलीहुड बट सोशल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन। हाँ, ऐसी कोई सेटिस्फेक्शन मिल जाए सामाजिक या दिमागी या स्पिरिचुअल, तो ये ठीक है, डी वाला ठीक है, डी के साथ ओके रिपोर्ट है। ठीक है जी, डी हो गया ओके रिपोर्ट। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर बेसिक का खत्म करा दिया, ज्यादा लंबी क्लास भी नहीं रही और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लिए, तो आप एबल हो अब कि डीपीपी सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।